नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है मौत की आंधी। और इसका पहला भाग जादूगर की बेटी को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैंने उसको अपलोड किया है। तो चलिए, सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। विराटनगर के वार्षिक उत्सव में जादूगर जमानों के प्रदर्शन ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। महारानी जी, मैंने मंत्र द्वारा महाराज और अपनी शक्ल आपस में बदल दी थी। वाह! तब एक नकाबपोश ने तामस गांव लौटते हुए जादूगर जमालों का अपहरण कर लिया। और फिर जादूगर, तुम्हें मेरी शक्ल राजा ऋतुसेन की शक्ल से बदलनी होगी ताकि तू विराटनगर का राजा बन सके। हाँ, असंभव, मैं ऐसा कतई नहीं करूँगा। फिर जादूगर के इनकार करने पर नकाबपोश के साथी जादूगर की बेटी को उसे घर से उठा लाएं। तेरी बेटी इस समय मेरे कब्जे में है। यदि अभी भी तूने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा नहीं करना, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। फिर जादूगर ने उस नकाबपोश को एक ताबीज़ तैयार करके दी। और वाह सरदार, तुम्हारी शक्ल तो हूबहू राजा ऋतुसेन जैसी हो गई है। अच्छा। उसके बाद उस नकली राजा ऋतुसेन उर्फ नकाबपोश ने जादूगर जमानों की हत्या कर दी। ये राज राज ही रहे, इसलिए इसको खत्म करना जरूरी था। खचाक! आई! जादूगर को मारने के बाद वो खतरनाक इरादे के साथ नीली पहाड़ी पहुंचा। वहां एक गुफा में जादूगर की बेटी कैद थी। लड़की, आया तो था मैं यहाँ तेरी मौत बनकर, लेकिन तू इतनी खूबसूरत है कि मैं तुझे मार नहीं सकता। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। रानी? फिर जब जादूगर की बेटी को पता चला कि दुष्ट राजा, तूने मेरे बापू की हत्या की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, खाक उड़ा दूंगी तेरे विराटनगर में। तो कुछ नहीं कर सकती लड़की। तुम्हें या तो मेरी रानी बनना होगा या मेरे हाथों मरना होगा। मैं 3 दिन बाद आऊँगा। तुम फैसला कर मुझे बता देना कि तुम्हें क्या पसंद है। दुष्ट! फिर उसी रात उस नकाबपोश ने राजा ऋतुसेन का अपहरण कर उसे तहखाने में कैद कर दिया। आखिर तूने जता ही दिया कि तू मेरा सौतेला भाई है। लेकिन एक बात याद रख, तो इस बहुरूप से प्रजा को धोखा दे सकता है, लेकिन रानी सुमनलता और राजकुमार को नहीं। तुम इसकी फिक्र मत करो ऋतुसेन, जल्द ही रानी एवं राजकुमार भी यहाँ होंगे। दरअसल वो नकाबपोश राजा ऋतुसेन का सौतेला भाई जबरसेन था। फिर मैं तुम तीनों को मौत के घाट उतारकर इत्मीनान से विराटनगर के सिंहासन पर बैठूंगा। दुष्ट आस्तीन के सांप! इस तरह जबरसेन ने ऋतुसेन की जगह ले ली। और उसके बाद सेनापति राजकुमार इन दिनों कर्णपुर अपने मामा के यहाँ है। उसे तुरंत यहाँ बुलवाया जाए। जी महाराज। और कर्णपुर में जैसे ही राजकुमार अभयसेन को संदेश मिला, वो तुरंत ही विराटनगर की ओर चल पड़ा। ना जाने पिताजी ने एकाएक ही मुझे क्यों बुलवा भेजा है। लेकिन रास्ते में एकाएक ही शुरू हुई बारिश एवं तूफान की वजह से उसका घोड़ा बेकाबू हो गया और उसने अपना घोड़ा छोड़ दिया। फिर वो पैदल ही एक ओर बढ़ने लगा। पाठकों, यहाँ तक की कहानी आप पिछली कॉमिक्स जादूगर की बेटी में पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ें। अभी राजकुमार कुछ ही दूर चला था कि तभी, ओह, आगे पहाड़ी है। देखूं, शायद इस बारिश से बचने के लिए कोई गुफा वगैरह दिख पड़े। फिर जल्दी वो रही गुफा। लेकिन जैसे उसने गुफा में प्रवेश किया तो खबरदार! कौन हो तुम? मुसाफिर, इस तूफान और बारिश से बचने के लिए इधर निकल आया हूं मैं। तूफान और बारिश से बचने के लिए स्थान तलाश कर लिया है तूने। अब मौत से बचने के लिए कोई स्थान नहीं ढूंढ पाएगा। कहने के साथ ही साएं, उफ! उसने राजकुमार पर हमला बोल दिया। लेकिन वार बचाने के साथ ही राजकुमार ने भी म्यान से तलवार निकाल ली। कौन हो तुम और मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? और उनके बीच चल रहा वार्तालाप गुफा में कैद सोनाली को भी सुनाई पड़ रहा था। इस गुफा का रहस्य जानने वाला जिंदा नहीं रह सकता।
क्यों? ऐसा क्या है इस गुफा में? इसका मतलब कोई मुसाफिर मेरे अच्छे भाग्य से गुफा में आ पहुंचा है। मुझे मदद के लिए पुकारना चाहिए। अगले ही पल, बचाओ, बचाओ। ओह, तो ये बात है। अब तो मैं इस रहस्य तक पहुंच कर ही रहूंगा। पहुंचेगा तो तब जब तू जिंदा रहेगा। टन। जिंदा तो अब तू नहीं रहेगा। टन। टनाक। और फिर खचाक। आई। अब देखूं अंदर कौन मुसीबत की मारी है। फिर जैसे ही वो अंदर पहुंचा, एक पल के लिए तो मानो पलक झपकाना भूल गया हो। वाह, इतनी सुंदर युवती! ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखी। अब मेरे बंधन भी खोलोगे या यूं ही खड़े खड़े घूरते रहोगे? हाँ, कौन हो तुम? और तुम्हें यहाँ किसने और क्यों कैद कर रखा है? नाम तो मेरा सोनाली है, और तुम्हारे बाकी के प्रश्नों का उत्तर मैं फिर कभी दूंगी। बंधन खुलने पर सोनाली पलंग से उतरती हुई बोली, क्योंकि इस समय मैं जल्दी में हूँ दोस्त। दोस्त? फिर राजकुमार के देखते ही देखते सोनाली गुफा से बाहर निकल गई। अजीब लड़की थी। आभार तक प्रकट किया, आभार तक नहीं प्रकट किया और चली गई। फिर वो भी गुफा से बाहर निकला। बारिश बंद हो चुकी है, अब मुझे भी चलना चाहिए। वो पैदल ही विराटनगर की ओर बढ़ चला। और देर रात से जब वो महल पहुंचा तो, राजकुमार जी, महाराज तो सो रहे हैं, अगर आप कहें तो। नहीं, अब मैं सुबह ही उनके दर्शन करूंगा। और इधर सुबह की पहली किरण के साथ ही, राजा ऋतुसेन, मैं आ रही हूँ अपने बापू की मौत का बदला लेने। विराटनगर की ओर बढ़ती सोनाली के हृदय में इस समय प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। और बापू की मौत के बदले मैं पूरे विराटनगर को वीरान कर दूंगी, और बर्बादी की शुरुआत होगी यहाँ से। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी इंसानी हड्डी को हवा में लहराया तो चारों दिशाओं से बड़ी बड़ी चट्टानें उड़कर उसकी ओर बढ़ने लगी। अगले ही पल आकाश में ही एक पहाड़ सा बन गया। फिर उसने अपने हाथ में थमी फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हड्डी वाला हाथ नीचे झुकाया तो नर्क बना दूंगी इस नगर को। मौत की आंधी हूं मैं तो। मौत की आंधी। भड़ाम धड़ाम। सभी बड़े बड़े पत्थर उन सभी घरों पर गिरने लगे। नगर निवासी मारे दहशत के चीख उठे, भागो, प्रलय आ गई, बचाओ, आई, आई। लेकिन मौत से भी भला कोई बचकर भाग सका है? भड़ाम धड़ाक, बचाओ। और तभी कुछ नगरवासियों की दृष्टि तबाही मचाती सोनाली पर पड़ी। अरे, ये कौन है? मुझे तो कोई जादूगरनी लगती है ये। वहां तबाही मचाने के बाद सोनाली आगे बढ़ी। तबाह कर दूंगी इस नगर को। इधर जल्द ही ये खबर नकली राजा ऋतुसेन यानी जबरसेन तक पहुंची। महाराज, मुझे तो ये कोई जादूगरनी लगती है। तब सेनापति, जाकर देखो कि वो दुष्टा कौन है। जी महाराज। तभी, पिताजी महाराज, मैं भी सेनापति के साथ घटनास्थल की ओर जाऊंगा। फिर कुछ सोचकर, ठीक है, जाओ जी। फिर जाओ अभय सेन, जब तुम खुद ही मौत के मुंह में जाने को तैयार हो तो मैं भला तुम्हें क्यों रोकने लगा। इधर सोनाली महल की ओर बढ़ रही थी कि तभी ये सैनिक शायद मेरी तलाश में निकले हैं। अभी इन्हें मौत के घाट उतारती हूँ। फिर सर। खचाक खच, आई। अगले ही पल राजकुमार चौंक पड़ा। अरे, ये तो वही है जिसे मैंने। खचाक, आई। सोनाली, ये तुम इंसानी जानों से क्यों खेल रही हो? ये तो वही युवक है जिसने मुझे इस जिसने मुझे उस दुष्ट की कैद से मुक्त कराया था। राजकुमार अभय सेन को सैनिकों के साथ देखकर जादूगर की बेटी सोनाली चौंक पड़ी और सोचने लगी, लेकिन ये सेना के साथ कौन हो सकता है ये? तुम बोलती क्यों नहीं सोनाली? राजा ऋतुसेन ने मेरे निर्दोष बापू की हत्या की है। मैं उसी का बदला ले रही हूँ। तुम झूठ बोलती हो। मेरे पिताजी किसी निर्दोष की हत्या कभी नहीं कर सकते। मेरे पिता? इसका मतलब तुम राजकुमार हो? हाँ, मेरा नाम राजकुमार अभय सेन है।
तब तो तुम किस्मत के धनी हो राजकुमार, चूंकि तुमने अपने पिता की कैद से मुझे मुक्त कराया है, अतः मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकती। लेकिन इस पूरे नगर में जीवित बचने वाले इकलौते इंसान तुम ही होगे। मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। कहने के साथ ही सर, अगले ही पल तड़ाक। ये लो, अब मेरी बारी है। मुझे रोकना तुम्हारे वश का नहीं है राजकुमार। उफ, ये देख। राजकुमार अभय सेन ने अपने घोड़े से ऊपर हवा में सोनाली की ओर छलांग लगाई। मैं तुम्हें नहीं रोक सकता सोनाली, लेकिन अपनी आंखों के सामने अब किसी को मरता भी नहीं देख सकता। लेकिन इससे पहले कि कोई तीर राजकुमार को लगे, तुम मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी राजकुमार। मैं कहता हूं कि मुझे छोड़ दे सोनाली। उफ, खचाक। छोड़ दूंगी, लेकिन पहले इन सैनिकों से निपट लूं। दुष्टा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खच खचाक। आई। उफ। फिर सब सैनिक और सेनापति को मौत के घाट उतारने के बाद, ये लो राजकुमार, अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल फिर आऊँगी, और तब तक आऊँगी जब तक कि विराटनगर में तुम्हारे सिवा एक भी इंसान जीवित होगा। फिर वो अट्ठास लगाती हुई एक और उड़ चली। काश मैं उसे रोक पाता। और फिर लौटकर राजकुमार ने नकली राजा ऋतुसेन को पूरी बात बताई तो वो चौंक उठा। तो वो जादूगर जमालू की बेटी थी। हाँ, और वो कह रही थी कि आपने उसके पिता की हत्या की है। झूठ बोलती है वो, मैंने किसी की हत्या नहीं की है। लेकिन पिताजी, वो तो यही कहती है कि बकती है वो। अब तुम यहाँ से जाओ राजकुमार, मुझे कुछ सोचना है। जी पिताश्री। राजकुमार के जाने के बाद जबरसेन सोचने लगा, काश मैंने जादूगर की बेटी को उसी दिन मार दिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। दूसरे दिन फिर जादूगर की बेटी खतरनाक इरादों के साथ विराटनगर पहुंची। आज तुम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। पूरा नगर का नगर वीरान कर दूंगी। उफ, मुसीबत। राजकुमार, तुम नहीं सोनाली, तुम मेरे जीते जी ऐसा नहीं कर सकती। तुम मुझे नहीं रोक सकते राजकुमार, लेकिन तुम बीच में ना पड़ो, इसका इंतजाम मुझे पहले से ही करना होगा, अगले ही पल, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती। धप। सोनाली, आज तुम मुझे मरने से नहीं रोक सकती। खचाक। मैं निर्दोष लोगों की हत्या होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी राजकुमार। अगले ही पल, छपाक। राजकुमार ने उसके हाथ से जादुई हड्डी छीन ली। फिर जैसे ही सोनाली के पांव जमीन से टकराया, तुम धोखा खा गई सोनाली। तुमसे ये हड्डी छीन लेने के लिए ही मैंने ये चाल चली थी। ओह, तेरी मंत्र शक्ति अब मेरे पास है, तो मरने के लिए तैयार हो जा। कहने के साथ ही साएं। मुझे मारना तेरे बस की बात नहीं है राजकुमार। ला वो मांत्रिक हड्डी मुझे वापस कर। साएं। ये हड्डी तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। राजकुमार, इस समय मैं विवश हूँ, इसलिए जा रही हूँ, लेकिन कल फिर आऊँगी, और कल मौत के खेल की शुरुआत होगी राजमहल से। कल का दिन तेरे पिता राजा ऋतुसेन का आखिरी दिन होगा। फिर जादूगर की बेटी के अदृश्य होते ही राजकुमार भी महल की ओर वापस लौट पड़ा। कुछ भी हो सोनाली, लेकिन मैं तुझे पिताजी तक नहीं पहुंचने दूंगा। और जब ये बात नकली राजा ऋतुसेन यानी जब्बर सिंह को पता चली तो सोच में पड़ गया। जादूगर की बेटी को रोकना असंभव लगता है। अब मैं अपनी जान बचाने के लिए क्या करूं? फिर कुछ सोचकर उसकी आंखें चमकने लगी। क्यों ना बलि का बकरा असली राजा ऋतुसेन को ही बनाया जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं आज बहुत बहुत से खजाने के साथ ये महल छोड़कर अपने गुप्त ठिकाने पर छुप जाऊंगा, और ऐसा उपाय कर जाऊंगा कि राजकुमार राजा ऋतुसेन को तहखाने से मुक्त करा लाए। फिर कल जादूगर की बेटी उससे खुद ही निपट लेगी। वो उसे लाख यकीन दिलाएगा कि उसने उसके पिता की हत्या नहीं की है, लेकिन वो उसकी बात पर कतई यकीन नहीं करेगी। फिर दोपहर के बाद उसने खजाने से बहुत सा धन निकलवा कर अपने रथ पर लदवाया और स्वयं ही रथ हाँकता हुआ अपने गुप्त ठिकाने की ओर चल पड़ा। अब मैं दूर से ही तमाशा देखूंगा। और उस रात जबकि राजकुमार अपने शयन कक्ष में चिंतित सा टहल रहा था कि तभी खटाक,
राजकुमार ने तीर से पत्र निकाला और पढ़ने लगा। महाराज की जान खतरे में है, वो महल के तहखाने में कैद हैं। तहखाने का रास्ता महाराज के शयन कक्ष में। अगले ही पल वो पत्र फेंककर ऋतु सेन के शयन कक्ष की ओर भागा। पिताजी, महाराज को किसने और क्यों कैद किया है? फिर इस गुप्त द्वार की भी तो मुझे भी जानकारी नहीं थी। घर्र। पिताजी, महाराज, अब है मेरे बेटे, आपको किसने और क्यों कैद किया है? ये करतूत तेरे चाचा यानी मेरे सौतेले भाई जबरसेन की है। इसी के साथ राजा ऋतुसेन ने राजकुमार को पूरी बात कह सुनाई। और पूरी बात सुनकर तो ये आग जबरसेन की लगाई हुई है। क्या मतलब? चाचा ने जादूगर जमालों की हत्या की है, इस पर उसकी बेटी आपको दोषी मानकर राज्य के निर्दोष लोगों से बदला ले रही है। तब राजकुमार ने जादूगर की बेटी के प्रतिशोध की कहानी कह सुनाई। और उसके बाप पूरी बात सुनकर, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हाँ, और अब उसे रोकना होगा। फिर देर रात तक राजा ऋतुसेन, राजकुमार अभयसेन एवं महामंत्री विचार करते रहे कैसे रोका जाए जादूगर की बेटी को। मेरे ख्याल से तो सच्चाई जान लेने के बाद वो खुद ही कोई गलत कदम नहीं उठाएगी, लेकिन हो सकता है कि उसे हमारी बात पर यकीन ही ना आए। तब क्या किया जाए? फिर बहुत सोचने के बाद भी जब वो इस विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकें, तब चलो अब आराम किया जाए, सुबह जो होगा देखा जाएगा। इधर अपने गुप्त ठिकाने पर जबरसेन 28 पर 28 लगाए जा रहा था। कल जादूगर की बेटी के हाथों ऋतुसेन मारा जाएगा, और जादूगर की बेटी यदि अपनी प्रतिज्ञा अनुसार पूरे नगर का सफाया कर देती है, तो भविष्य के लिए मैं अकेला ही विराटनगर के राज सिंहासन का दावेदार बनूंगा। और फिर वहीं एक सुंदर से नगर का निर्माण कर मैं अपने असली रूप में राज करूंगा। तब लोग कहेंगे, राजा जबरसेन जिंदाबाद। और दूसरे दिन राजमहल के चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात थे, और उन सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था राजकुमार अभयसेन। जब तक मैं ना कहूँ, कोई उस पर आक्रमण नहीं करेगा। जी राजकुमार जी। फिर अपने वादे अनुसार सोनाली वहाँ आ पहुँची। मैं आ गई राजकुमार। आज राजा ऋतुसेन नाम के हत्यारे को मुझसे कोई शक्ति नहीं बचा सकती। सोनाली, तुम्हारे दोषी मेरे पिता नहीं बल्कि कोई और हैं। तब राजकुमार जल्दी जल्दी उसे पूरी बात बताता चला गया। और उसकी पूरी बात सुनकर राजकुमार, तुम मुझे मूर्ख मत समझो। अपने पिता की जान बचाने के लिए जो कहानी तुमने मुझे सुनाई है, उस पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है। सोनाली, ये कहानी नहीं है। तभी, ओह ऋतुसेन, हाँ सोनाली, राजकुमार सच कह रहा है। पिताजी, अच्छा हुआ तो खुद ही सामने आ गया हत्यारे। अब मैं तेरी हत्या करने के बाद किसी निर्दोष को नहीं मारूंगी। उफ, अब इसे कैसे समझाया जाए? कहने के साथ ही सोनाली ने अपना बायां हाथ सीधा किया और बाएं हाथ की उंगली में पहने अंगूठी को रगड़ा तो फुस। उफ, सोनाली, रोक लो इस मौत को। अब ये उस दुष्ट के प्राण लेने के बाद ही रुकेगी। नहीं। अगले ही पल खच खच। सैनिकों, रोको उसे। मौत प्रतिपल ऋतुसेन की ओर बढ़ रही थी कि तभी खचाक खचाक। उफ। अगले ही पल महल की दाईं ओर वाली दीवार पर कुलगुरु जयाचार्य प्रकट होते हुए बोले, सोनाली, तुम्हारा दोषी ऋतुसेन नहीं बल्कि जबरसेन है। उसी ने तुम्हारे पिता की हत्या की है, और तुम्हारे दोषी को मैं यहीं बुलाए देता हूँ। फिर उसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक करना। कहने के साथ ही राजकुमार, ये तीर तुम्हें जबरसेन तक पहुँचाएगा। तुम्हें उसे जीवित ही यहाँ लाना है। अगले ही पल खच। आश्चर्यजनक। और कुछ ही देर बाद तो इन खंडहरों में छुपा है जबरसेन। और फिर जब वो अंदर पहुँचा तो ये ढेर सारी दौलत मेरी है। अगले ही पल, बस जबरसेन, बहुत खुश हो लिए तुम। अब चलो मैं तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा दूं। राजकुमार अभयसेन, ये यहाँ कैसे आ पहुंचा? चलो मेरे साथ।
तुम मुझे यहाँ से तब ले जाओगे जब खुद जिंदा रहोगे, और मैं तुम्हें मार नहीं सकता क्योंकि तेरी मौत तो शायद जादूगर की बेटी की ही हाथ लिखी है। साए टन टनाक। अगले ही पल भागो, भागता कहाँ है कायर, फिर धड़ाक। उफ। इसी के साथ ही जबरसेन अपनी चेतना खो बैठा और राजकुमार अभय सेन जबरसेन को लेकर वापस राजमहल की तरफ चल पड़ा। फिर कुछ ही देर बाद सोनाली, ये रहा तुम्हारा अपराधी, इसके वस्त्रों से तुम्हें वो ताबीज मिल जाएगा जिसके कारण तुम्हारे पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर एक सैनिक द्वारा तलाशी लेने पर वो रहा ताबीज, इसी के पहनने से इसका रूप राजा ऋतुसेन जैसा हो जाता था। फिर कुलगुरु के कहने पर सैनिक ने वो ताबीज अपने गले में पहना तो वाकई कुलगुरु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने क्रोध में बहुत से लोगों की हत्या का जो पाप किया है उसके प्रायश्चित का अब एक ही उपाय है, और वो है आत्म ठनाक। नहीं सोनाली, रुको। तुम्हारे मन में जन्मी प्रायश्चित की भावना ने तुम्हारे सभी पापों को धो डाला है। अब तुम अपने इस अपराधी को दंड दे सकती हो। नहीं, अब इसे महाराज ही दंड देंगे। साथ ही मैं भी इस राज्य के कानून की दोषी हूँ। महाराज मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार होगा। अब जबकि कुलगुरु ने तुम्हें क्षमा कर दिया है तो मैं भला तुम्हें क्या दंड दे सकता हूँ। अरे ये तो अब सुर में बोलने लगी है। राजन, मैंने तो इसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम इसे कभी क्षमा नहीं करना। मैं कुछ समझा नहीं कुलगुरु। तुम राजकुमार के साथ इसका विवाह कराकर इसे हमेशा हमेशा के लिए इस महल में कैद की सजा दो, जो आज्ञा कुलगुरु की। लेकिन मैं इससे तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक कि इसे प्रजा भी माफ़ नहीं कर देती। फिर दूसरे दिन सोनाली को प्रजा के सामने खड़ा कर प्रजा को पूरी बात बताई गई। तो ठीक है, जब ये मन से प्रायश्चित करने को तैयार है तो हम भी इसे क्षमा करते हैं। हाँ, हम भी इसे क्षमा करते हैं। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है। तब सरेआम जबर सिंह को फांसी चढ़ाने के बाद एक शुभ मुहूर्त में राजा ऋतु सिंह ने राजकुमार अभय सेन और सोनाली का विवाह करा दिया। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।